ये यूपी बोर्ड का नंबर 1 चैनल है जहाँ पे कि यूपी बोर्ड के बच्चों को अच्छा सा अच्छा मटेरियल और अच्छे से अच्छे क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग 3rd चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अभी तक 1st चैप्टर और 2nd चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो आप तक पहुँच चुका होगा और उम्मीद करते हैं कि आपने उसको दोहराया भी होगा, क्योंकि 1 शॉर्ट को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी हमारी है और उसको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी आपकी है। जितने भी 1 शॉट जाते हैं उन सभी को आपको सही से पढ़ना है, साथ ही साथ अगर चाहे तो रफ पेज पे पढ़ते समय लिखा कीजिए ताकि याद हो सके। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में ले जा सकें, लेकिन अगर डिटेल में नहीं भी होता है तो भी आप उस चीज़ को उतना पढ़ लेंगे इस बैच में कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो 3rd चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद ये 1st यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नए यूनिट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, नाम से ही लग रहा है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो आप सब समझते हैं हेल्थ मतलब क्या, स्वास्थ्य मतलब क्या। हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और जो व्यवहारिक रूप से एक सही कार्य को सही सुचारू ढंग से करते रहें, यही हमारा स्वास्थ्य है। अब अगर हम ऐसे लंगड़ाते हुए चलें तो आप ये तो नहीं कहेंगे मैम स्वस्थ हैं, या फिर हम यहाँ पे आए और पॉलिटिक्स की बातें करने लगे तो भी आप नहीं कहेंगे कि मैम स्वस्थ हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में हैं तो यहाँ पे बैठ के हम क्या करेंगे, एजुकेशन की बातें करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ही आज के चैप्टर में डिटेल में चलेंगे। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है बेटा कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को सही ढंग से और सही तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ। पहले ही बोल दिया WHO क्यों लिया गया है, क्योंकि WHO ही है जो कि पूरे वर्ल्ड को जोड़ता है। स्वास्थ्य के विभाग में WHO की मंजूरी बहुत जरूरी होती है, इसलिए हम लोग या NCERT, आप NCERT खोल के देख लो या फिर किसी बुक को खोल के देख लो, वो सभी के सभी किसको फॉलो करते हैं, WHO को फॉलो करते हैं। तो देखिए WHO क्या कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन बोला गया है, इसके अनुसार मैंने अभी बोला वही चीज इन्होंने भी बोला है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है बेटा। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है व्यक्ति का केवल बीमारियों से मुक्त होना नहीं, बल्कि व्यक्ति सिर्फ बीमारी से ठीक हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी हो गया। मान लीजिए कोई बहुत बीमार चल रहा है और वो ठीक हो गया, रिपोर्ट में उसको नॉर्मल बता दिया गया, फिर भी पता चला उसको कमजोरी है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, उठने में चक्कर खा के गिर जा रहा है, तो क्या वो हेल्दी है? नहीं हेल्दी है। तो हमें हेल्दी कब कहा जाएगा, जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक एवं सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ होंगे। जैसे अगर आप सड़क पे चल रहे हो और कोई अचानक से आपको एक झापड़ मार के आगे बढ़ जाए, दौड़ जाए, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, पागल है क्या, निकलेगा ना, क्योंकि वो एक सामाजिक तरीके में ढल नहीं पाया। समाज में आप चल रहे हैं, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान वाला हालत हो गया कि वो मार के चला गया, तो मतलब वहां पे क्या है, वो मेंटली डिस्टर्ब था। ठीक, या फिर अगर किसी शादी में गए हो और आप खूब छाती पीट पीट के रोना शुरू कर दें, तो क्या आपको स्वस्थ कहा जाएगा? कहा जाएगा खुशी के माहौल में ये रोने क्यों लगा। या कोई मरा हुआ पड़ा है और आप वहां जाके खूब हंसने लगे, खूब चुटकुले बोलने लगे, तो क्या आपको स्वस्थ कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप सामाजिक तरीके से फिट नहीं है, है ना। तो या फिर लंगड़ा के चल रहे हैं, हाथ ऐसे करके चल रहे हैं, तो ये सब क्या है, सामाजिक तरीके से स्वस्थ नहीं है। क्योंकि शारीरिक, मानसिक मतलब क्या बेटा, कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और सोच रही हूँ कि घर पे क्या रखा होगा, घर पे क्या बनाया होगा, तो यहाँ पे मैं मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ प्रेजेंट हूँ बट मेरा दिमाग कहाँ प्रेजेंट है। जैसे अक्सर आपके साथ होता है कि आप क्लास में तो रहते हो लेकिन दुनियादारी की सारी खबरें आपके दिमाग में चलती रहती है। ठीक, पढ़ते तो मैम से हो सामने, पढ़ते तो सर से हो सामने, लेकिन आपके दिमाग में चलता रहता है, आज यहाँ से जाएंगे तो ये करेंगे, आज यहाँ से जाएंगे तो इसको कॉल करेंगे, ये मैसेज करेंगे, इंस्टा पे ये स्टोरी डालेंगे, फेसबुक पे ये करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको उस तरफ ढकेल रहा है जहाँ पे वो चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि आप अभी वो भारत की वो जनता हो जो आगे चल के भारत का निर्माण करेंगे।
ठीक। तो आपको क्या होना पड़ेगा, आपको सभी तरीके से स्वस्थ होना पड़ेगा, तभी एक अच्छा भारत बन पाएगा। क्लियर है? तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक दृष्टि से हमको क्या होना पड़ेगा, तो पूर्ण स्वस्थ होना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? अगर कभी पूछ दे स्वास्थ्य क्या है तो बता लेंगे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक तरीके से हमको क्या होना पड़ेगा, पूर्ण स्वस्थ होना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि स्वास्थ्य हमारा अच्छा है। मतलब यहाँ पे समझा दिया है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, तो अभी मैंने समझाया मतलब कि अगर व्यक्ति का प्रजनन अंग सही तरीके से काम कर रहा है। प्रजनन अंग क्यों मैंने बोला, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ही होता है बेटा कि रिप्रोडक्शन सही से चल सके। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि अपने प्रजनन अंगों का सही उपयोग और कार्य समझना ही मानसिक तरीके से मेंटल है, कि हम लड़की हैं तो लड़की जैसे ही समझे कि लड़की हैं, पता चला कि लड़की हैं और हम माचो मैन बन के घूम रहे हैं, तो ये क्या है, हम मेंटली अनस्टेबल हो गए। ठीक, या हमारे अंदर कोई हार्मोन्स की कमी या बढ़ोतरी हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वहां पे पूरा का पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। ठीक, तो ये चीजें ये कहने का मतलब बता रहा है। ठीक, यौन व्यवहार का तरीका वही मैंने बताया कि लड़का है लड़की की तरह बिहेव कर रहा है, लड़की है लड़के की तरह बिहेव कर रही है। मतलब इसका एग्जाम्पल अब बहुत सारे पढ़ते हो कि लेस्बियन, गे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आते हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेक्सुअली बिहेवियर है वो चेंज हो जा रहा है। तो चेंज हो जा रहा है मतलब वो रिप्रोडक्टिव सही से नहीं हो रहा है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल या फीमेल होना चाहिए, लेकिन अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ जाते हैं तो बाकी चीजें सामने आती हैं। क्लियर? तो उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, बाइसेक्सुअल, गे, लेस्बियन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, सुरक्षित मातृत्व, बच्चे का जन्म, परिवार नियोजन और यौन शिक्षा के बारे में जानकारी। अब अगर आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप भटकने के आपके चांस ज्यादा रहेंगे। कहने का मतलब है कि ये चैप्टर 12th में 10th में क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि 10th और 12th के बच्चे जो होते हैं वो ग्रोइंग एज में होते हैं, उनको सही गलत का उतना सही समझ नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, अक्सर गलत कार्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं, गलत भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए आपको पढ़ाई जाती हैं क्योंकि आपको एक अच्छा नॉलेज हो सके कि क्या सही है और क्या गलत है। क्लियर? तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए हर बच्चे को, इसलिए ये चैप्टर 10th में भी डाल दिया जाता है, 12th में भी आपको पढ़ाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रजनन स्वास्थ्य सुधार की रणनीतियां, क्या क्या स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है कि ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भारत में कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई गई हैं प्रजनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए तभी तो लिखेंगे ना, तो पॉइंट वाइज हमेशा पता करिए ताकि याद हो जाए। देखिए भारत में सरकार ने ना कई कदम उठाए, जैसे कि आपको एक दिख रहा है कि 1951 में जब इंदिरा गांधी का राज था, ठीक है, जब वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उस समय उन्होंने परिवार नियोजन के लिए इतना बेहतरीन तरीका अपनाया कि जहां भी मतलब लोग भागते फिरते थे कि कहीं पकड़े न जाए। ठीक, उस समय प्राइज मनी रखी जाती थी कि अगर एक इंसान परिवार नियोजन करता है तो उसको कुछ प्राइज मनी दी जाएगी। ठीक, जिसके डर से उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं था, उतना सोच विकसित नहीं था, लोग सोचते थे भगवान की देन है, बच्चे जितने आ रहे हैं आने दो। ठीक, पर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में सोच बढ़ी कि भाई अगर लगातार, जैसे कि अगर हम लोग पढ़ते हैं पुराने जमाने की कहानियां, ताजमहल, ठीक है, ताजमहल का एग्जांपल मस्त लेते हैं हम लोग, हालांकि हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, ताजमहल जो मुमताज की याद में बनाया था उन्होंने, मुमताज की डेथ कैसे हुई। ठीक, इसके पीछे रीजन पता है, वो लगभग 12वां या 13वां बच्चा पैदा कर रही थी उनका, जिस समय उसकी डेथ हो गई। वो किसका रीजन था, ये स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। अगर कोई फीमेल हर साल बच्चे पैदा करे तो कोई मशीन तो है नहीं कि वो खराब नहीं होगी, या मशीन तो है नहीं कि हम जब चाहे रिपेयर कर दें, ऐसा तो होता नहीं है। वो एक इंसान है जिसके टिश्यू होते हैं, मतलब ऊतक होते हैं, और वो ऊतक एक लिमिट तक ही कार्य करेंगे। तो अगर लगातार कोई बच्चा पैदा कर रहा है लगातार, तो उसमें हो सकता है कि एनीमिया हो जाए, खून की कमी से मर जाए, हो सकता है कि उसको कैंसर वगैरह हो जाए जिसकी वजह से मर जाए। सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है फीमेल्स में। तो ये सारी चीजें
देखकर ही उन्होंने क्या हुआ ना 1951 में सबसे पहले परिवार नियोजन का सिलसिला चालू किया और सबसे ज्यादा उस समय पुरुष नसबंदी पकड़ी गई, मतलब कराई गई। पुरुष इधर उधर क्यों भागते थे? क्योंकि पुरुष में ईगो होता है, हम कैसे नसबंदी करा दे, महिला कराए चलता है, 2 बच्चे पैदा किया ठीक है, फिर उसके बाद क्या ही है। लेकिन पुरुष नसबंदी एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था उस टाइम में, क्योंकि पुरुष के पास उस समय ईगो हुआ करता था, ठीक। लेकिन आज के समय में वो चीजें चेंज हो चुकी हैं। आज मेल फीमेल सब अपने आप को बराबर में समझते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया 1951 में। ऐसा करने वाला हमारा पहला देश था, ठीक। ये भी बहुत गर्व की बात है कि हमारा पहला देश था जो परिवार नियोजन पे काम कर रहा था, क्योंकि हमारा परिवार बहुत ज्यादा हो गया था, जनसंख्या वृद्धि हो गई थी, तो इस पे कार्य किया जा रहा था सरकार के जरिए। उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नियंत्रण और स्वस्थ परिवार। बताया ना कि बहुत सारे फीमेल्स मर जाती थी बच्चे पैदा करते करते, तो इस चीज को भी ध्यान दिया गया कि भाई परिवार सुखी कब होगा? जब माँ बाप का प्यार बच्चे को मिलेगा। होता क्या था कि बच्चा पैदा करते करते माँ मर गई, बाप जो है कि दूसरी शादी कर लिया, बच्चा फिर से अनाथ घूम रहा है। तो ये सारी चीजें सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया, एक पहल किया, जिसमें कि नसबंदी का सिलसिला चालू हुआ। अब देखिए नेक्स्ट है RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्शन और जो बच्चा है, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, ठीक है। जच्चा बच्चा का स्वास्थ्य, जच्चा मतलब माता जो पैदा कर रही है, और बच्चा मतलब जो शिशु पैदा हो रहा है, उन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए प्रोग्राम जारी किए गए, जिसमें मातृ यानी मम्मी और बाल स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं प्रदान की जाने लगी। मतलब कि अगर माँ है तो उसको बच्चा पैदा करने के पहले कैल्शियम, फॉलिक एसिड, इन सब की दवाएं प्रोवाइड की जाने लगी। पैदा हो गया उसके बाद एक संपूर्ण आहार, संतुलित आहार दिया जाने लगा सरकार के जरिए, ठीक। महिलाओं में एनीमिया मतलब बेटा खून की कमी, संक्रमण, इन्फेक्शन, जिससे कि मैंने बताया ना कैंसर वगैरह, सर्वाइकल कैंसर, ये सब कैंसर इसी संक्रमण के जरिए होता था। UTI की प्रॉब्लम खत्म हो, मतलब उस समय बहुत ज्यादा चलने लगी थी, क्योंकि UTI का प्रॉब्लम ऐसे भी अगर फीमेल्स कहीं ऐसी वैसी जगह पे वॉशरूम यूज कर ले या मेल यूज कर ले वॉशरूम, तो भी UTI की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। UTI का फुल फॉर्म है यूरेनरी इन्फेक्शन, ठीक है। ये समझते रहेंगे आप। हिंदी में इसको कहेंगे हम लोग मूत्राशय का संक्रमण। अब देखिए कुपोषण, भाई खाने पीने को नहीं मिलेगा, बच्चा पैदा की जा रही है, बच्चे को खाने को नहीं मिला, तो बच्चा क्या हो जाएगा? कुपोषित हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जब शिशु पैदा होता है तो उसको सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है। इसलिए देखते हैं हमारे इंडिया में बच्चा पैदा होता है तो माँ के लिए सिठौरा बनाने लगते हैं लोग। क्यों? क्योंकि सिठौरे में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, घी होता है, मतलब वो सारी चीजें जो ताकत प्रदान करें, ठीक। आजकल जो है कि सीजेरियन हो रहा है तो लोग कम ये सब चीजें खा रहे हैं, बट पहले क्या होता था कि नॉर्मल डिलीवरी होती थी जिसमें कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी, तो उस समय एनीमिया होने के चांसेस माँ को हो जाते थे। बच्चे को मतलब मिल्क माँ का नहीं मिला, दूध नहीं बनेगा तो माँ दूध नहीं पिलाएगी, जिससे बच्चा भी कुपोषित हो जाता था। तो इन सभी चीजों के लिए ना एक अच्छी देखभाल की जाने लगी, उनको संतुलित आहार प्रोवाइड किया जाने लगा। प्रसव के पहले और बाद में देखभाल, ठीक है। प्रसव के कुछ दिन बाद तक हॉस्पिटल में रखा गया और प्रसव के पहले एडमिट किया गया। ये सारी चीजें, मतलब कहने का मतलब है पहले घर पे ही दाई आती थी, बच्चा पैदा किया और जो भी हुआ, बच्चा जिंदा है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वाला सिस्टम। बट हॉस्पिटल जब से हुआ तो क्रिटिकल कंडीशन, जहाँ बच्चा पूरी तरह से नाड़ में लपेटा हुआ है, वहां भी सीजेरियन चालू हुआ और सीजेरियन के थ्रू उस बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला गया। पहले ऐसा नहीं था सुविधा, मतलब नॉर्मल तो होते थे। लोग बोलते हैं कि आजकल सिजेरियन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, पहले नॉर्मल बहुत ज्यादा होता था। तो बेटा ये जच्चा बच्चा के हित में ही कार्य किया गया, क्योंकि अगर सिजेरियन के तो 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा नहीं पैदा कर सकते, एक लिमिट में ही बच्चे पैदा करेंगे, बार बार कौन ऑपरेशन कराएगा। दूसरी बात, जनसंख्या कंट्रोल हुआ ना एक तरीके से। और दूसरी बात क्या है कि सिजेरियन में बेटा ये डर नहीं होता, बहुत सारे केस में यूट्रस फटने का डर रहता है, यूट्रस कमजोर हुआ तो। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पैदा करते करते माँ का BP हाई हुआ या माँ का जो है कि हार्ट अटैक से मर गई, तो ये सारी चीजें ना कम होने लगी।
समझ रहे हैं? तो ये गवर्नमेंट जो है, डॉक्टर जो है, इसीलिए इस चीज को ज्यादा प्रेफर करने लगे। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे चल के आप डॉक्टर बनोगे तो समझोगे ही। नेक्स्ट है जन जागरण अभियान, अवेयरनेस। आप इसके बारे में अवेयर होने चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है ना। इसके लिए कैसे, मीडिया पर, टीवी पर, रेडियो पर, अखबार पर, और तो और छोड़िए कितने अच्छे अच्छे लोग इसका प्रचार करते हैं। अक्षय कुमार प्रचार कर देते हैं, अमिताभ बच्चन प्रचार कर देते हैं, बहुत सारे। और अब तो मतलब छोटे से एक बच्चे से भी पूछेंगे क्या दे रहा है तो बता देगा। छोटे से बच्चे इन द सेंस ये नहीं कि 5 साल के बच्चे से पूछ रहे हैं, 10th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, तो वो बच्चा बुक से तो पढ़ ही रहा है, साथ ही साथ ये टेलीविजन, रेडियो, टीवी, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इन सब से इतनी जानकारी हो जा रही है कि एक बच्चा भी बता देता है कि क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ठीक, तो इसके पीछे ये अवेयरनेस स्कीम, जो अवेयरनेस अभियान जो चलाया जाता है, ये इसलिए कि बच्चा दूसरे गलत तरीकों से ना समझे, सही तरीके से समझे। ठीक है, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन क्यों दिया जाता है? ताकि छात्र गलत जानकारी से बच सके। ठीक, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देने से ही जो स्टूडेंट होते हैं इन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होते हैं कि हाँ हम ऐसा करके देखें तो क्या होता है। उनको पहले से जानकारी इसलिए थोड़ी थोड़ी प्रोवाइड की जाती है ताकि उस चीज़ों को समझ सकें कि हाँ अगर क्या मैं ऐसा करता हूँ तो गलत है, क्या मैं ऐसा करती हूँ तो गलत है। ये चीज़ें समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक प्यूबर्टी एज में जाते हैं, यौना अवस्था में पहुंचते हैं, तो आपके अंदर उथल पुथल मचने लगती है। एक चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट होता है जिसके अनुसार आपके मन में अजीब अजीब भावनाएं निकलने लगती हैं कि लड़की का हाथ पकड़े तो कैसा लगेगा, लड़के से बात करे तो कैसा लगेगा। तो इन सभी चीज़ों को ना इसलिए ताकि आपके अंदर एक हार्मोन्स भी सही तरीके से डेवलप कर सके। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे को गलत जानकारी देने से वो क्या होता है कि गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, या हार्मोनल इनबैलेंस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चे को बचपन से ये बोले तो मेल हो मेल हो मेल हो, तो अगर उसका बहुत दिमागी तरीके से उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि हम मेल हैं, तो मेल की तरह एक्टिविटी करने लगेगी, या वो मेल की तरह रहन सहन, कपड़े लत्ते सब कुछ रखने लगेगी। तो इससे क्या होता है, एक सामाजिक तरीके से आपको कट करने लगते हैं लोग कि अरे यार क्या है, लड़की है लड़कों की तरह दिखती है, ये है वो है, शादी में प्रॉब्लम है, इनमें प्रॉब्लम। आप कहीं भी जाते हो तो गलत तरीके से बोलने लगते हैं लोग। तो ये सारी चीजें ना हो आपके साथ, इसलिए अवेयर यानी कि जागरूक होना जरूरी है। और गवर्नमेंट क्या, स्कूल, गवर्नमेंट, बेटा, माता पिता, टीवी, रेडियो, सब कुछ आपको इसीलिए जानकारी देता है। अदरवाइज उसको गलत तरीके से तो भाई सोचना है तो सोचते रहो, बहुत कुछ है सोचने के लिए। विवाह, गर्भधारण और यौन रोगों के बारे में जानकारी या वैज्ञानिक जानकारी दी जा सके। अब अगर आप अवेयर हैं तो आपको पता है कि लड़कियां 18 साल की होंगी तभी शादी करे तो अच्छा है, लड़का जो है वो 21 साल का है तभी शादी करे तो अच्छा है। अगर जानकारी नहीं थी तो पहले के ज़माने में देखते थे 12 साल में शादी हो जा रही है, तो 12 साल में शादी हुई तो उसमें क्या होता है कि पहली बात तो वो महिला ही पूरी तरह यौनावस्था में नहीं पहुंची है, पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसका, तो वो क्या बच्चों को परवरिश, मतलब इसी वजह से देखिए बहुत पहले सुनाई देता था कि बच्चा पैदा करते करते माँ मर गई। अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर कोई जागरूक हो चुका है, सबको पता है कि कितनी एज में शादी करना सही है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि गर्भधारण करना कितने एज में सही होता है। अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी तो जैसे हम लोग का एक नॉर्मल एज बताया जाता है कि भाई सबसे अच्छा एज गर्भधारण का 22 से लेके 28 होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो होता है वो हार्मोन्स एकदम रेगुलेट होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मेनोपॉज आने लगता है, जो कि सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, और उसके पहले धीरे धीरे क्या होता है कि मेनार्च होता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक चीज है एमनियोसेंटेसिस, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके बारे में डिटेल में भी अभी चलेंगे हम लोग। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें कि जो बच्चा होता है उसके चारों तरफ एक द्रव होता है। मैंने सेकेंड चैप्टर में बताया है, जिस द्रव का नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव। ठीक है, तो ये जो एमनियोटिक द्रव है उसको क्या किया जाता है, उसमें ना क्रोमोसोम की संख्या होती है। मतलब बच्चे का ना गुणसूत्रीय विकार XX है
कि XY है, ये आराम से पता कर सकते हैं। तो फीमेल है तो XX होगा, और अगर मेल है तो क्या होगा बेटा, XY होगा, अगर फीमेल है तो क्या होगा, XX होगा। ठीक, तो ये पता करने के मतलब ये किस लिए आया था, ये जो प्रोसेस है बेटा ये किस लिए आया था, ताकि जो बहुत विभिन्न तरीके की गुणसूत्रीय विकार होते हैं, रोग होते हैं, उनको खत्म किया जा सके। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में चलेंगे हेरिडिटी जब पढ़ेंगे, कि इसमें एक्स एक कम हो गया, 45 ही क्रोमोसोम रह गए, जबकि हमारे पास कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए, जबकि रह गया 45, तो हमें क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। तो इन सभी चीजों का पता कैसे चलता है, इन सभी चीजों का पता हमें एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते थे, क्रोमोसोम की संख्या गिनते थे और पता चल जाता था कि इनको ये रोग है। तो इस रोग को बचपन में ही खत्म किया जा सकता था, या तो प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर सकते थे। टर्मिनेट का मतलब है एबॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा विकार है, गुणसूत्रीय विकार, और वो बच्चा पैदा होता है, पैदा होके 1 साल बाद मर जाता है, तो ज्यादा दुख होता है। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए ना आया था ये प्रोसेस, जिसमें हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये सब क्या है, ये सब के सब ना हेरिडिटरी डिजीज है, आनुवांशिक रोग है। इन सबको पता करने के लिए आया था कि भैया ठीक कर देंगे पता करके। लेकिन हमारा इंडिया नंबर 1 पे है ना, हम लोग क्या किए, हर चीज को ना अच्छे से एंजॉय करते हैं। हम लोग कहते हैं अच्छा बेटा ये वाला प्रोसेस आ गया, इसका तो भरपूर यूज करेंगे हम लोग। क्या हो गया, इंडिया हमारा पुरुष चाहिए, मतलब बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। ये वाला थिंकिंग पहले बहुत ज्यादा था, अब नहीं है। अब तो हम क्या बोलते हैं, आजकल तो लड़कियां होती हैं तो पहला गाना ये होता है, मेरे घर आई एक नन्ही परी। तो अब क्या हो गया, लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए, जिसकी वजह से उनके अंदर ये भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। बेटा बेटी सब जान गए कि हाँ इक्वली मौका मिल रहा है, सब आगे बढ़ रहा है। पर पहले ऐसा नहीं होता था, बीच में क्या होता था, सिर्फ लड़का चाहिए, लड़का ही हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, लड़कियों से कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीजें सोच के ना लोग क्या करने लगे, उसका गलत उपयोग करने लगे। गलत उपयोग आया तो था अच्छे नेचर से बेचारा, लेकिन उसका इंडिया में भरपूर गलत दुरुपयोग होने लगा। क्या होने लगा बेटा, कि हम उसी द्रव को निकाल के डिटर्मिनेशन कर लेते थे। अगर XX है तो मार दो, और XY है तो जिंदा रखो, मतलब मेल है तो पैदा करेंगे, और फीमेल है तो भैया हटा दो। तो ये वाला प्रोसेस जब होने लगा तो गवर्नमेंट बोली भाई ऐसे थोड़ी होता है, हम कोई चीज लेके आ रहे हैं इंडिया में तो हम आपके भलाई के लिए लेके आ रहे हैं, आप तो लगे अलग ही कहानी लिखने। तो इस पे लगा दिया गया बैन, ठीक, कि अगर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया गया कि अगर कोई ऐसे करते हुए मिले तो डॉक्टर का लाइसेंस तो जाएगा ही जाएगा, पेरेंट्स को भी जेल भेजा जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, कम हो गया। कम क्या मतलब, अभी भी चोरी चपाटी से होता ही होगा, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जाने लगी। अभी क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर खुद सलाह देता है, और हमको इसके लिए क्या होता है, कानूनन रजामंदी लेनी पड़ती है, कानून से एक एफिडेविट लिखवा के लाना पड़ता है कि भैया ऐसा करना है तो ऐसा चाहिए, तब जाके ये चीजें चेक होती हैं। ठीक, आगे देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोटेशन क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट जिसको कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट नाम से ही लग रहा है, उठा के फेंक दिया नहीं, फट गया और ढेर सारा फैल गया। तो ये किसी देश में जनसंख्या की अत्यधिक और तेजी से वृद्धि, जब किसी देश में लोग बहुत तेजी से बढ़ने लगे, मरे कोई नहीं, जिंदा हो गए ढेर सारे, मतलब एक घर में परदादा बैठे हुए हैं, परदादी बैठी हुई हैं, और पोते परपोते सरपोते सब, परपोती सरपोती सब होती जा रही हैं, पूरी लंबी चौड़ी फैमिली, 6-6 जनरेशन तक कोई मर ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, लोग बढ़ेंगे, जो आपके पास रिक्वायरमेंट है, जो जरूरतें हैं वो क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, लेकिन जो आपके पास संसाधन है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। ठीक, इसमें मृत्यु दर में कमी आ जाएगी, लोग मरेंगे कम। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, भाई बेहतर चिकित्सा सुविधा होगी तभी तो लोग ज्यादा जिंदा रहेंगे ना। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी, मम्मी भी कम मरे, बच्चा भी कम मरे, तो 2 लोग बढ़े ना। लंबी आयु और बेहतर जीवन स्तर होता है। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग जनसंख्या विस्फोट। समाधान क्या है, तो परिवार नियोजन के उपाय अपनाएं। अब एक साथ जैसे 12-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ऐसे ना करें, हम 2 हमारे 2, ये गवर्नमेंट ने रूल निकाला है तो हम 2 हमारे 2 क्यों नहीं। और आजकल तो चल रहा है हम 2 हमारे 1,
ठीक है। क्यों ऐसा चल रहा है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन पहले के समय में दादा दादी से अपने पूछिए कि वो कितने भाई बहन थे, तो कोई कहेगा 11 भाई बहन थे, कोई कहेगा 10 भाई बहन थे। तो मतलब उस समय ऐसा नहीं था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छा था, पावर बहुत अच्छा था, एक साथ कई बच्चे पैदा करने की पावर थी, ऐसा नहीं है। अभी भी वही चीजें चल रही हैं, बस हम लोग थोड़े एजुकेटेड हो गए हैं, हम लोग थोड़े ज्ञानी हो गए हैं। और उस समय अज्ञानता का लहर था, लोग कहते थे हम पाप नहीं करेंगे। पाप थोड़ी, आप ऐसा काम ही मत करिए कि पाप करने की नौबत आए। ठीक, मतलब आप परिवार नियोजन करिए। 2 बच्चे हुए, बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड अभी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, परिवार नियोजन के उपाय पढ़ेंगे, उनको अपनाएं तो परिवार क्या होगा? सुखी होगा। 10 रुपए कमाएंगे तो 2 बच्चों में 5-5 बांटेंगे। लेकिन अगर वही 10 रुपए कमाए और हमारे पास 10 बच्चे हैं तो वो 1-1 रुपए गया। हो सकता है कि एक एजुकेशन ले रहा है, एक एजुकेशन ना ले रहा हो। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या हुई? धीरे धीरे चेंज हुई। शादी की कानूनन उम्र लड़का का 21 साल कर दिया गया, लड़की का 18 साल कर दिया गया। पहले 12 साल में भगा दी जाती थी लड़कियां। ठीक, और उसके पीछे क्या रीजन दिया जाता था कि 12 साल की लड़कियों का कन्यादान करना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले की जो सोच थी वो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती थी। अभी क्या है, एजुकेटेड हो रहे हैं जो बच्चे हैं, वो खुद एजुकेटेड हो रहे हैं जो आगे चल के पेरेंट्स बनेंगे। ठीक, तो इसकी वजह से हम लोग सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। छोटे परिवार का लाभ बताना। भाई छोटा परिवार अभी बताया 10 रुपए है तो 5-5 बांटे, लेकिन ऐसे क्या हो जाएगा? 1-1 बटेगा ना। 2 बच्चों वाले परिवारों की आर्थिक प्रोत्साहन देना। भाई 2 बच्चे हैं तो हर सुविधा मिलेगी। 2 बच्चे हैं तो पापा कमा रहे तो बड़ी वाली टीवी लगी पड़ी है। किसी के घर 20 बच्चे हैं तो वहां पे क्या होगा बेटा? वहां पे तो एक रेडियो भी नहीं चलेगा। ठीक, तो अंतर देख रहे हैं ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। यही सारी चीजें आपके परिवार नियोजन को समर्थन करती हैं। अब देखिए गर्भ निरोधक विधियां। गर्भ निरोधक विधियां में कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात करते हैं। तो कंट्रासेप्टिव मेथड जब बात करते हैं हम लोग, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि फर्टिलाइजेशन या गर्भधारण। जब फर्टिलाइज हो गया एग और गर्भधारण हो गया, ठीक, तो उसके बाद क्या होगा? समझ रहे? उसके पहले क्या हो गया? इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता क्या क्या है? कि आसान और सस्ता हो। ठीक, आसान और सस्ता। गर्भ निरोधक का मतलब बेटा गर्भ ना ठहरे। ठीक है, गर्भ निरोधक मतलब रोक देना, और गर्भ मतलब कि प्रेगनेंसी ना हो। तो गर्भ ना ठहरे, इसके लिए क्या होना चाहिए? भाई इतना आसानी से मिल जाना चाहिए और सस्ता होना चाहिए कि हर कोई उसको ले सके। अब पता चला कि करोड़ों में बिक रहा है गर्भ निरोधक, तो कौन अपनाएगा? सब कहेंगे जाने दो, 10 बच्चे हुए 20 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, कौन इतना पैसा लाएगा। लेकिन अगर मिल रहा है 10 रुपए का तो वो लेके आएगा ना गोली, कि भाई एक गोली से अगर हमारा परिवार नियोजित हो जा रहा है तो ठीक है। तो सस्ता होना चाहिए, आसान होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए, हर मेडिकल शॉप पे मिलता है। ठीक है, सुरक्षित और प्रभावी होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि पता चला कि गर्भ निरोधक गोलियां खा के ऊपर निकल ली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सुरक्षित होना चाहिए, हेल्थ पे कोई उसका असर नहीं पड़ना चाहिए, और प्रभावी होना चाहिए। मतलब जिस कार्य के लिए लिया जा रहा है, गर्भ को रोकने के लिए कि ना रुके, वो होना चाहिए। यौन इच्छा पर असर ना करे। अब ऐसा ना हो कि गोली खा लिए तो दोबारा यौन इच्छा उत्पन्न ही ना हो, मतलब इंटरकोर्स करने का मन ही ना करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसका असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उल्टा रिवर्स हो सके। उल्टा रिवर्स मतलब बेटा कि अगर हमने बार बार कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किए, बार बार गोलियां खाई, तो ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी कभी जिंदगी में ना हो पाए। भाई एक लिमिट तक खाई ना, तो एक लिमिट तक ही होना चाहिए। मतलब जब प्रेगनेंसी चाहिए तो गोली रोक दिए तो प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक, या जब तक गोली खा रहे तब तक प्रेगनेंसी ना हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इतनी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तब एक अच्छा गर्भ निरोधक वो कहलाएगा। ठीक है, कोई देखते हैं फ्लो चार्ट नहीं है क्या? फ्लो चार्ट, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक चीज समझेंगे। ये देख रहे हैं, ये फीमेल ऑर्गन है। ठीक, और इसके साथ ना डायग्राम भी बना दिया ताकि आपको अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो पहले समझा लेते हैं, या पहले डायग्राम दिखा लेते हैं ना, डायग्राम के थ्रू पहले समझा लेते हैं। देखिए ये है आपका प्राकृतिक फैमिली प्लानिंग। प्राकृतिक फैमिली प्लानिंग मतलब होता है बेटा कैलेंडर मेथड। देख रहे हैं कैलेंडर, ये कैलेंडर जो दिखा रहा है आपका, ये आपका दिखा रहा है कि कौन से जोन जो होते हैं सेव होते हैं, कौन से नहीं सेव होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो रेड में दिखाया है वो 14, 15, 16 ये डेज को दिखाया है कि भैया ये खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे तो फर्टाइल विंडो ओपन है। दूसरे चैप्टर में पढ़े हैं ना हम लोग। फर्टाइल विंडो मतलब बेटा उस समय एग रिलीज होता है, और एग रिलीज हुआ और उस टाइम पे अगर इंटरकोर्स हुआ तो उस समय क्या हो जाएगा कि
प्रेगनेंसी हो जाएगी, उस समय जो होगा कि गर्भधारण हो जाएगा, क्योंकि उस समय एग वहां तक क्या बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा और आसानी से वहां पे निषेचित हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें इसको दिखाती है। इसको डिटेल में चलेंगे। वेजाइनल रिंग एक रिंग जैसी संरचना होती है जिसको वेजाइना में इंजेक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं कि योनि में इसको एडजस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि यहाँ इसके बाद स्पर्म नहीं पहुंच पाता और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब गर्भधारण नहीं हो पाएगा। गर्भ निरोधक पट्टियां, कभी कभी कुछ पट्टियां ऐसी अंदर लगाई जाती हैं जिसकी वजह से स्पर्म वहां तक ना पहुंच पाए। ठीक, सब किसको रोकने के यहाँ पे बातें हो रही हैं? स्पर्म को, क्योंकि अगर एग और स्पर्म मिला, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं कि ये आपका यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं स्पर्म शुक्राणु और अंडाणु, एग को अंडाणु कहते हैं और स्पर्म को शुक्राणु कहते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु अगर मिलेंगे तो ऑफकोर्स वहां पे क्या बनेगा बेटा? युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, और वही कंडीशन तो कहलाती है ना प्रेगनेंसी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं ताकि वहां पे युग्मनज जो है ना बन पाए, जाइगोट ना बन पाए। गर्भ निरोधक गोलियां, ये ओरल दवा खा खा के पूरे 21 दिन खाते रहते हैं जब तक कि पीरियड ना आ जाए। महिला कंडोम, महिला कंडोम देखो यहाँ पे कभी कभी ना ऐसे डायग्राम देके बेटा पूछ देता है आपसे 1 नंबर में कि ये क्या है, तो आप याद रखिएगा ये महिला कंडोम दोनों तरफ से आप दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक पतली सी लेयर होती है जो अंदर जाके इंजेक्ट करने पे वहां पे उसको बैरियर रोक देती है, तो यहीं तक स्पर्म रह जाएगा, इसके आगे नहीं पहुंचेगा। ठीक, महिला कंडोम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, ये भी एक तरीका है महिला कंडोम। कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सर्वाइकल कैप भी कहते हैं, वहां पे लग जाता है कप जैसा, जहां पे कि सारी चीजें वहीं पे रुक जाती है, अंदर तक यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता। जब यूट्रस तक नहीं पहुंचा तो वो फैलोपियन ट्यूब तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। ठीक, ये है इन बिडॉल तरीके, मतलब इंजेक्शन के थ्रू हम क्या कर दिए, सारे एग को निष्क्रिय कर दिए। ठीक, पर उसमें क्या होता है परमानेंट में भी, मतलब परमानेंट क्या ले सकते हैं 3 साल 5 साल, इसके लिए होता है इंजेक्शन मेथड कि इसमें इंजेक्शन देने पे एग का फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। गर्भाशय अंतः उपकरण जिसको बोलते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यूटरस, यूटेराइन मतलब बेटा यूटरस। ठीक है, तो जब हम यूटरस गर्भाशय के अंदर एक डिवाइस डाल के, मतलब ऐसे होता है, इसको कॉपर टी भी बोलते हैं, टी दिख रहा है ना, तो इसको कॉपर टी भी बोलते हैं। तो इसको जैसे ही अंदर यहाँ पे इंजेक्ट कराया जाता है तो ये यहाँ जाके ऐसे अटैच हो जाता है। ठीक है, ऐसे अटैच हो जाता है। जब अटैच हो गया तो जब भी स्पर्म जाएगा इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और जब नहीं बढ़ पाएगा तो यहाँ पे बेचारा एग प्रेजेंट है या यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब चीज़ों को ना हम अच्छे से समझेंगे। पहले मैं डायग्राम के थ्रू इसलिए समझा रही थी कि थोड़ा आप इसके बारे में जान जाओ। क्लियर? पुरुष गर्भ निरोधक विधियां, क्या क्या पुरुष में हो सकता है? पहली बात तो पुल आउट मीटर, बाहर निकालने की विधि जिसको विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, पुल आउट को ना विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। पुल आउट बाहर निकालने की विधि की जब इंटरकोर्स कर रहे हैं तो स्पर्म का जब इजैक्यूएशन होगा, जब स्खलन होने की बारी आए तो वो महिला योनि में ना करके बाहर एनवायरमेंट में कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्खलन विधि, या हम लोग बोलते हैं विड्रॉल मेथड, या बोल सकते हैं कि बाहर निकालने की विधि या पुल आउट मेथड। याद रहेगा। पर ये सब सेफ विधि नहीं होती, मतलब परमानेंट नहीं है कि हाँ प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे अपसेंटीज, संयम, खुद पे संयम रखना कि भाई जब फीमेल का फर्टाइल ग्रुप चलता रहे, फर्टाइल जो विंडो ओपन रहे, जैसे 14, 15, 16, 17, जिसमें चांसेस रहे। बेटा जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मतलब 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, तो परसेंटेज ऑफ प्रेगनेंसी भी घटती है। मतलब यहाँ पे 100% चांस है, फिर 90 हुआ, फिर 80 हुआ, ऐसे ऐसे करते करते ना घटता जाता है प्रेगनेंसी के चांसेस, क्योंकि एग हमेशा नहीं रहेगा, वो डेथ भी करेगा, मतलब डिजॉल्व भी हो जाएगा। तो उस टाइम पे जब प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेज हैं 14, 15, 16, 17 डेज में, तो उस समय पुरुष अपने ऊपर संयम रखें। वेसेक्टॉमी ये परमानेंट है कि वेसेक्टॉमी में हम लोग जब क्या करते हैं कि जो फीमेल मेल का वासा डिफरेंस होता था, वास डिफरेंस, ठीक है,
उसको हम लोग क्या, शुक्राणु नली जिसको बोलते थे, तो शुक्राणु नली को हम कट करके फिर वापस उसको सिल देते हैं, मतलब उसको टाका लगा देते हैं, जिसको बंधीकरण कहते हैं। तो नसबंदी इसको कहते हैं, ठीक है, नसबंदी, नस को कट करके बांध दिया। ये देखिए कंडोम, ये मेल कंडोम है। ये मेल कंडोम अपने जो भी नर जनन अंग होगा उस पे इसको पहनते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी सीमेन का पार्ट होगा, जो भी वीर्य होगा, वो इसी कंडोम के अंदर रह जाएगा, फीमेल तक नहीं पहुंचेगा। स्पर्मेटोसाइड्स, स्पर्मेटोसाइड वो दवाएं होती हैं बेटा जिसको खाने पे स्पर्म मर जाते हैं, और स्पर्म मर जाएंगे तो फिर आगे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। आउटर कोर्स, आउटर कोर्स मतलब हो गया कि बाहरी यौन क्रिया, भाई किस विस कर लिए, हाथ वाथ मिला लिए, ये सब चीजें जनरली प्रेगनेंसी नहीं करती, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डायग्रामेटिक थी कि आपके दिमाग में ना हमेशा बनी रहे चीजों को। देखिए जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में बताया, दाता से लिया गया वीर्य महिला के गर्भाशय में डाल दिया गया, ठीक। तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक विधियों में क्या किया जाता है, नेचुरल मेथड में बेटा अभी बताया पीरियोडिक अपसेंटेज, जिसको कैलेंडर मेथड कहते हैं, कैलेंडर मेथड, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझना है तो एक मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया है, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ देखिए सबसे अच्छे यहाँ पे देखिए, ये परिवार नियोजन की विधियां हैं, जिसमें दो विधियां आती हैं बेटा मेनली। एक होता है अस्थाई, जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते कि यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। और एक होता है स्थाई, जिस पर पूर्ण विश्वास हो सकता है आपको कि भैया यहाँ पे कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थाई टेम्परेरी मेथड, जिसमें कि कई चीजें आती हैं, उन सबको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला आता है बेटा प्राकृतिक विधि, जिसको नेचुरल मेथड कहा गया, जिसमें आवर्ती संयम, जिसको हम लोग बोले थे कैलेंडर, कैलेंडर मेथड, ठीक है। आवर्ती, स्तनपान जिसको एमेनेसिया कहते हैं, संभोग व्यवधान, जहाँ पे हम ढेर सारे चीजें यूज करते हैं, लाइक कंडोम, कॉपर, ये सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक। यहाँ पे यांत्रिक विधियों में बाधा विधि, बाधा विधि मतलब होता है ब्लॉकेज मेथड, ठीक है, इसमें कंडोम वगैरह यूज होगा। यहाँ देखो आप, यहाँ भी यांत्रिक विधि में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ब्लॉकेज विधि में। यांत्रिक विधि में कॉपर टी क्यों, क्योंकि ये बाहर से यूज की जाती है, लगाई जाती है, ठीक। कंडोम, ग्रीवा टोपी जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैप, अभी इसके बारे में हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू पढ़ा था। रासायनिक विधि में बेटा क्रीम हो जाएगा, जेली हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, गोलियां हो जाएगा, जो स्पर्म को मूव करने में हेल्प नहीं करेगा, वहीं पर रोक देगा, चिपका देगा, तो वो आगे जाएगा ही नहीं। जब आगे नहीं जाएगा तो फर्टिलाइज नहीं करेगा। बध्याकरण विधि में ये स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है, जिसमें कि पूर्ण ऑपरेशन विधि एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसमें दो चीजें होती है, नर नसबंदी और मादा नसबंदी, जिसको हम लोग कहते हैं वैसेक्टोमी, वासा डिफरेंस, बोले ना वासा डिफरेंस, मतलब शुक्राणु नली को काटा जोड़ दिया, तो उसको वैसेक्टोमी कह दिया, ठीक है बेटा। वास नाम वैसे, देख रहे दोनों सेम है ना, तो वैसेक्टोमी याद रखिएगा पुरुष के लिए होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि शुक्राणु नली को काटकर वापस उसको टाका लगा दिया जाता है। और नाल बंदी ट्यूबेक्टोमी, मतलब जो ट्यूब होता है वो किस में प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन। और फैलोपियन ट्यूब किस में प्रेजेंट है बेटा, फीमेल में, तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। अब हम इसके डिटेल में चलेंगे, आइए। आइए देखिए, पीरियोडिक एब्सेंटी जिसको कैलेंडर मेथड या आवर्ती विधि भी कहते हैं, आवर्ती, ठीक। आवर्ती विधि, मासिक धर्म के 10वें से 17वें दिन सहवास से बचना चाहिए। 10वें से 17वें दिन क्यों बोला मैंने, क्योंकि किसी किसी में साइकिल 24 दिन की होती है, किसी किसी में 26 दिन की होती है, 25 दिन की होती है, 28 दिन की होती है, मतलब मैक्सिमम जाती है 30 दिन तक। तो एक सेफ जोन ये है कि 10 से 17 दिन तक भाई कोई भी सहवास या संभोग नहीं किया जाए, जिसकी वजह से
एग, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन ना हो सके। इस समय गर्भधारण की संभावना अधिक होती है, इसलिए इसमें इग्नोर करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि ये सेफ मेथड है। क्या है ये? मैंने बताया ना कि अस्थायी मेथड हो सकता है प्रेगनेंसी हो, मतलब इसके बाद अगर किया जाए 17-18वें दिन सहवास हुआ तो ऐसा नहीं कि वहाँ चांसेस नहीं है। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है बेटा परसेंटेज ऑफ प्रेगनेंसी घटती जाती है। हो सकता है कि 17 दिन तक 80% मतलब 70% चांस था, तो 60% अभी भी तो है ना, तो बहुत लकी हुआ स्पर्म तो जाके जुड़ गया। तो ये हम इसलिए अस्थाई में रखते हैं, स्थाई में नहीं रखते हैं। विड्रॉल मेथड, क्वाइटस इंटरप्शन जिसको बोलते थे बाहर निकाल देना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्खलन। स्खलन मतलब एजेक्यूएशन, जब सीमेन यानी वीर्य को पुरुष त्याग करने वाला होता है तो वो पुरुष लिंग से बाहर निकाल देता है। मतलब कहाँ? शुक्राणु गर्भाशय में ना भेजे, मतलब वीर्य को गर्भाशय तक ना भेज के बाहर, योनि से बाहर स्खलित कर दे। उस मेथड को कहते हैं हम लोग बेटा विथड्रॉयल मेथड, क्वाइटस मेथड या फिर स्खलन मेथड, स्खलन प्रक्रिया, याद रहेगा। फिर है लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया का मतलब होता है बेटा स्तनपान बद्धता या स्तनपान द्वारा, ठीक है, मतलब स्तनपान कराने वाली महिलाओं में क्या होगा? अंडो उत्सर्जन रुक जाता है। मैंने बोला ना कि जो फीमेल, सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फीमेल मदर वो बेबी को मिल्क लैक्टेट करा रही है, लैक्टेशन कर रहा है, मिल्क ले रहा है, ठीक है बच्चा, तो उस टाइम उनका जो अंडो उत्सर्जन होता है, अंडा निकलने की प्रक्रिया यानी कि मेंस्ट्रुअल, वो डिस्टर्ब हो जाता है। किसी को 3 महीने बाद बच्चा पैदा करने के बाद आ रहा है, किसी को 6 महीने बाद आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि उसमें क्या हो गया, इनफर्टिलिटी आ गई, वो हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होता है। जिसमें कि ये भी एक तरीका है, जब एग निकलेगा ही ना तो फर्टिलाइज किससे करेगा? स्पर्म। तो ये भी एक मेथड है जहाँ पे कि गर्भ निरोधक का कार्य करता है, लेकिन ये भी सेफ मेथड नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 6 मंथ बाद भी अगर प्रेगनेंसी मतलब महिला जो है कि एग निकल रहा है, बस जो है कि उनमें ऐसा दिख रहा है कि एग नहीं निकल रहा है, बच्चे को दूध पिला रही है लेकिन एग निकल रहा है, मेंस्ट्रुअल हो रहा है, तो ये नहीं कि बच्चे को दूध पिला रही है तो हमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। हो सकता है उनका मेंस्ट्रुअल सही हो और प्रेगनेंसी हो जाए। तो ये भी मेथड हम सेफ में नहीं रखेंगे, मतलब अस्थाई में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बाध्य विधि, बैरियर मेथड। बेटा बैरियर मेथड में शुक्राणु को अंडाणु से मिलने ही नहीं देंगे, मतलब रोक देना, जिसमें कि उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा? कंडोम्स। पुरुष में भी कंडोम्स होते हैं, फीमेल में भी होते हैं, ठीक है, मतलब पुरुष में और महिला में भी होते हैं, मेल और फीमेल में होते हैं, ठीक है। देखिए फीमेल वाला बताया था, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, याद रखिएगा, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कप जैसा, इसको सर्वाइकल कैप कहते हैं, इसको दोनों ही कंडोम का रूप है, ठीक है। मेल वाला जो कंडोम होगा बेटा ऐसा दिखेगा, ठीक है। डायग्राम कभी कभी दे देता है, एनसीईआरटी है, कुछ भी दे सकता है, तो डायग्राम दे देता है। और इस बार का पेपर आपका जो एक सैंपल पेपर दिखाया गया, तो सैंपल पेपर बेटा पूरी तरह एनसीईआरटी बेस है, उसमें कुछ इंग्लिश, हिंदी, सीबीएसई, यूपी कुछ नहीं है। एनसीईआरटी खत्म करना है, यानी एनसीईआरटी के एक एक वर्ड आपको आने चाहिए, ठीक, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, पेपर का पैटर्न सेम हो गया है, ठीक। तो ये डायग्राम कभी कभी दे के और आपसे पूछ देता है। अब ये दे के पूछ दिया कि इसका उपयोग मेल में होता है, इसमें फीमेल में होता है, निष्कर्ष बताइए, और ये जो एक क्वेश्चन देता है ना ऐसे, तो वो कैसे बताएंगे? आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए ना, डायग्राफ सॉरी डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम को ही हम लोग बोलते हैं बेटा सर्वाइकल कैप, ठीक है। ये अब ऐसे होगा, ये ठीक, सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स यूट्रस है ये, और यूट्रस के बाद बेटा ऐसे सर्विक्स होता है ना। तो यहाँ पे एक कैप हो जाता है, कैप लग जाता है, जिसके थ्रू क्या होगा कि स्पर्म आगे नहीं जाएगा, इसको सर्वाइकल कैप कहते हैं, ठीक है। सर्वाइकल कैप का यूज मेंस्ट्रुअल के लिए भी आजकल सर्वाइकल कैप आते हैं, जिसमें कि जो है कि सैनिटरी पैड की जगह सर्वाइकल कैप का फीमेल्स यूज करती हैं, ठीक। तो ये बहुत सारे गर्भाशय पर रोक लगा देता है, जिससे कि
चीज़ें जो होती हैं वहीं इकट्ठा हो जाती हैं सर्वाइकल कैप में, वो आगे बढ़ घट नहीं सकती, मतलब बाहर अंदर नहीं जा पाती, वहीं इकट्ठा हो जाती हैं। स्पर्मेटोसाइट्स क्रीम, बहुत सारे ऐसे क्रीम आते हैं जो कि अगर जो पुरुष होते हैं वो उपयोग में लाए तो उनके जो नर जननांग हैं उनमें स्पर्म्स की डेथ हो जाती है, मतलब स्पर्म इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। नेक्स्ट है बेटा IUCD, जिसको इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। यूट्रस के अंदर कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो सके, उनको हम लोग कहते हैं IUCD। ठीक है, इसका यहाँ इंट्रा मतलब होता है बेटा अंतः, अंतः यूटेराइन मतलब होता है गर्भाशयी, गर्भाशयी, कंट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक, और डिवाइस मतलब होता है उपकरण। ठीक है, तो याद रखिए ये अंतःगर्भाशयी उपकरण है जिसका उपयोग करके गर्भ को रोका जा नहीं ठहरने दिया जाता, डॉक्टर द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है, खुद से नहीं लगा लिया जाता है, ये डॉक्टर ऑपरेशन करके लगाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला आ गया नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड में आ जाएगा आपका लाइप्स लूप हो जाता है, कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कॉपर 7 हो जाएगा, मल्टी लोड 375, अभी तक आपने इसी के बारे में सुना था कॉपर टी। ठीक है, कॉपर 7 भी होता है और यहाँ पे मल्टी लोड 375 भी होता है, ये भी इसी के तरह होते हैं, बस ये बने किससे होते हैं बेटा, मेटल से बने होते हैं, कॉपर से। ठीक, जिसकी वजह से इनको डॉक्टर लगाता है, क्योंकि पता चला खुद से लगाने जाओगे, चलो चोट चपाट तो लगी ही लगी, पता चला कि बहुत सारे रोग लेके घूम रहे हैं, इन्फेक्शन, टिटनेस, हेन तेन फलान ठिकान, तो इसको बहुत सावधानी से डॉक्टर उपयोग करते हैं। लाइफ लूप में बता इसको क्या किया जाता है कि बांध दिया जाता है। ठीक, लूप्स मतलब होता है जो उसके धागे होंगे उसको टाइट कर दिया जाएगा। LNG हार्मोनल रिलीजिंग, इसमें ना LNG-20 और प्रोजेस्टोन, ठीक है, या प्रोजेस्टर, ये जो होते हैं ना, ये वो दवाएं होती हैं जो कि उन हार्मोन्स को रिलीज करती हैं जो प्रेगनेंसी नहीं होने देती। ठीक, कार्य शुक्राणुओं की गति को रोक देता है। भाई ये जो चीजें हैं, ये जो दिख रही हैं आपको, ये चीजें क्या करेंगी कि जैसे ये फीमेल में यूज हो गए तो इन सब का हम मेल में भी यूज कर सकते हैं, इनका मेल में भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे ना कि सिर्फ फीमेल में ही नहीं, मेल में भी चीजों को, गैमेट को बनने से रोकेंगी। गैमेट समझ रहे हैं? गैमेट मतलब मेल गैमेट मतलब स्पर्म और फीमेल गैमेट मतलब अंडाणु, तो इनको रोकने का काम भी कर रहा है, मतलब बनने ही नहीं देगा तो आगे चलेगा क्या, काम क्या करेगा? तो इनको, शुक्राणु को क्या कर देती है, गति को रोकता है, क्योंकि शुक्राणु तेज तेज दौड़ता है, मिलियंस में दौड़ना है, लाखों में दौड़ना है, तो ये क्या कर देगा, इनकी गति को कम कर देगा। अब जब तक ये बेचारे पहुंचेंगे तब तक एक समाप्त हो गया। तो ये चीजें होती हैं। गर्भाशय की दीवार को निषेचित के लिए अनुपयोग बनाता है, ठीक है, निषेचन के लिए अनुपयोग बनाता है। तो गर्भाशय की दीवार जो होगी वो निषेचन, गर्भाशय में अगर निषेचन हो रहा है तो वहाँ पे अनुपयोग तो मतलब होता है बेटा कि जहाँ पे ना हो सके, ठीक है, जहाँ पे ना हो सके। तो ये क्या करता है कि एंडोमेट्रियम वॉल को बनने ही नहीं देगा। हम लोग सब लोग जानते हैं कि जब यूट्रस में, जब गर्भाशय में एंडोमेट्रियम वॉल मोटी होती है तभी जाके वहाँ बेबी चिपकेगा, भ्रूण चिपकेगा, लेकिन ये क्या काम करता है कि उस वॉल को बनने ही नहीं देगा, उस दीवार को बनने ही नहीं देगा, या उस दीवार को इतना पतला कर देगा कि वहाँ पे गर्भ ठहरेगा ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट है मुंह से ली जाने वाली गोलियां, ओरल पिल्स, जो दवाएं खाते हैं। तो इन दवाओं में बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। ये जो दवाएं माला डी और क्या बोलते हैं कि और भी बहुत सारी दवाएं आती हैं, हालांकि एनसीईआरटी में माला डी है, इसके अलावा 24, 42 ऐसे कुछ करके दवाएं हैं। आजकल तो एडवर्टाइजमेंट भी देता है टीवी पर, बताया ना, आधा तो आप ज्ञानी हो जाते हैं टेलीविजन और रेडियो से। टेलीविजन, रेडियो, फेसबुक, इंस्टा, ये सब जो इंटरनेट के ज़माने में, आधे ज्ञानी तो आप हो जाते हैं इन सब से, और बाकी ज्ञानी आपको बनाता है एनसीईआरटी और टीचर, है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ये दवाएं जो खाते हैं, जो ओरल पिल्स खाते हैं, जैसे माला डी हो गया, तो किस चीज़ का, वो क्या ऐसी दवाई खाते हैं? नहीं, उसमें ना हार्मोन्स को बनाने वाली चीज़ें होती हैं कि वो दवा खाए तो बॉडी में कौन सा हार्मोन्स बढ़ जाएगा बेटा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया तो बॉडी को ऐसा लगेगा कि प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी अब क्या करे, प्रेगनेंसी वाले तो हार्मोन्स पहले ही बढ़ गए, तो वहां पे अंडा निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ओवरी को ये मैसेज जाएगा कि प्रेगनेंसी है, पर प्रेगनेंसी वहां पे है नहीं, सिर्फ हार्मोन्स रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से एग नहीं निकलेगा। और जब एग नहीं निकलेगा तो वहां पे स्पर्म फर्टिलाइज किससे करेगा, दीवार से तो करेगा नहीं, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। ओवुलेशन अंडोत्सर्जन को रोक देता है, भाई जाहिर सी बात है ये हार्मोन्स बढ़ेगा तो अंडा नहीं निकलेगा, मेंस्ट्रुअल नहीं आएगा। हर दिन एक गोली लेनी चाहिए, भाई ये बताया ना मेथड सेफ नहीं है ओरल, हर दिन, किसी दिन भूल गए तो प्रेगनेंसी हो गई, तो मतलब हर दिन एक गोली लेनी पड़ती है तब तक जब तक कि अगला पीरियड नहीं आ जाता। इमरजेंसी पिल्स संभोग के 72 घंटे के अंदर, जो 72 पिल्स बोला जाता है ना, 72 घंटे के अंदर ली जाती है। इमरजेंसी पिल भी आती है, छोटी छोटी दवाएं आती हैं इमरजेंसी पिल्स, जिनको अगर मान लीजिए कि संभोग हो गया और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो 3 दिन बाद भी वो दवाएं खा सकें, ऐसी दवाएं भी आजकल बन चुकी हैं, ठीक है। तो वो सब ओरल पिल्स होती हैं, और वो करती क्या है बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ बेटा ध्यान रखना, दिमाग में घुसाए रखना कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को बढ़ा देती हैं, ठीक है। त्वचा के नीचे लगाए जाते हैं इंजेक्शन। देखिए इंजेक्शन या इम्प्लांट, इंजेक्शन मतलब होता है बेटा कि हम या तो इंजेक्शन के थ्रू या तो कॉपर टी मतलब अंदर, इम्प्लांट अंदर मतलब होता है अंदर उसको क्या कर दे, चिपका दे, तो उसको इम्प्लांट कहना। चिपकने का मतलब होता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। चाहे वो बच्चा बेबी चिपके तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, अगर कोई मशीन चिपके तो बोलेंगे मशीनरी इम्प्लांटेशन, मतलब इम्प्लांटेशन मतलब चिपक जाना, ठीक है, क्लियर। तो इंजेक्शन या इम्प्लांटेशन में क्या करेंगे, तो भैया त्वचा के नीचे लगाएंगे, मतलब सुई लगाएंगे तो त्वचा के नीचे ही लगाएंगे ना, अब ऊपर ऊपर लगा देंगे तो कहाँ जाएगा भाई, त्वचा के नीचे जाएगा, नसों में मिलेगा, तभी तो जाके प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बढ़ाएगा ना, ठीक। धीरे धीरे हार्मोन्स छोड़ते हैं जो ओवुलेशन को रोकता है। मेन किसको रोकना है, ओवुलेशन को रोकना है, क्योंकि ओवुलेशन रुक गया तो एग नहीं निकलेगा, और एग, पूरी कहानी किस पे डिपेंड है, एग और स्पर्म पे। तो एग जब नहीं बना तो फिर कुछ नहीं हुआ। शल्य चिकित्सा विधियां जिसमें सर्जिकल मेथड आते हैं बेटा, सर्जिकल मेथड वो मेथड होते हैं जिसमें कि ऑपरेशन के थ्रू चीजें सही की जाती हैं, जिसमें स्थायी विधियां यानी आगे बच्चा नहीं हो सकता, इन सब विधियों का यूज होता है, जैसे वेसेक्टोमी, वासा डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते थे क्या, शुक्राणु नलिका को क्या किया जाता था, कट किया जाता था और उसको सिल दिया जाता था, जिससे कि जो वीर्य नलिका या शुक्राणु नलिका भी बोल सकते हैं, वीर्य नलिका को हम क्या करते थे कि काट के बांध देते थे, जिससे कि आगे स्पर्म शुक्राणु नहीं बढ़ते थे, ठीक। ट्यूबेक्टोमी, महिला में फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है। कब से ये रट रहे हैं, अब तो याद भी हो गया होगा हमें लग रहा है। ट्यूब कहाँ मिलता है, फीमेल में, वासा डिफरेंस कहाँ मिलता है, मेल में, ठीक। गर्भपात, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, जिसको बोलते हैं MTP, कभी कभी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 1 नंबर में पूछता है, MTP से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो क्या समझते हैं, M मतलब मेडिकल, T मतलब टर्मिनेशन और P मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है। मेडिकल मतलब जब हम किसी चीज को, ठीक है, चिकित्सीय तरीके से टर्मिनेट मतलब खत्म कर देते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं MTP, जिसको हम लोग अपने शुद्ध भाषा में, गांव देहात की भाषा में बोलते हैं गर्भपात, ठीक है। और भी शुद्ध में क्या बोलते हैं भैया, एबॉर्शन, है ना, गर्भपात कराना। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, गर्भावस्था को कृत्रिम रूप से समाप्त करना। कृत्रिम क्यों बोला बेटा, क्योंकि इसमें चिकित्सीय तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल ढंग से हम हटा रहे हैं। कृत्रिम रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, MTP, याद रहेगा MTP, क्योंकि पूछा जाता है इसलिए आपको याद होना चाहिए। भारत में कानूनी जो लीगल क्या है, तो साल 1971 में कुछ शर्तों के साथ इसको लीगल किया गया। ये लीगल ही नहीं है, ऐसा थोड़ी कि बच्चा हुआ और जाके डॉक्टर से बोले बसन चाहिए तो डॉक्टर बोलेगा आओ आओ तुम्हारा स्वागत है, पैसा फेंको तमाशा देखो, ऐसा नहीं है बेटा। अगर ऐसा करता है डॉक्टर तो डॉक्टर जेल जाएगा, उसकी जो लाइसेंस होगी वो रद्द कर दी जाएगी। ये जो है ना, किसी भी मतलब हमारे कानून में ये माना गया है कि 100 गुनहगार बच जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो, माना गया है ना ये कानून में। तो कानून में उस बच्चे की क्या गलती जो पेट में पल रहा है, कानून का ये कहना है कि भाई उस बच्चे की तो गलती नहीं ना, आपने गलती की आप भुगतो। लेकिन कुछ कंडीशन में
इसको अलाउ किया जाता है। वो शर्तें क्या क्या है जो सरकार ने बोली है, उन शर्तों को देखते हैं। तो उनका कारण जो है, पहला है असुरक्षित संभोग के बाद अवांछित गर्भाशय, गर्भधारण। मतलब अब मान लीजिए शादीशुदा पेयर है और ऑलरेडी उसके बच्चे हैं, वो नहीं चाहता, फिर भी बच्चा पेट में आ गया, तो वो चाहे तो कानूनन ऑर्डर लेके ये काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कानून से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पता चला वो भी जोड़े को जेल होगी कि हर 2 महीने पे पहुंचा रहे प्रेगनेंसी डिले कराने के लिए, एमटीबी गर्भपात कराने के लिए, तो उसको जेल होगी। समझे आप? उसको क्या कराना पड़ेगा, उसको ये रीजन देना पड़ेगा कि भाई हम किस वजह से इसको टर्मिनेट कराना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। भ्रूण में विकार, मान लीजिए कई क्रोमोसोमल, मतलब अभी बताया ना कि आनुवांशिक रोग लेके एम्ब्रियो अभी तक पल रहा है, उसको डाउन सिंड्रोम, जो है किलफिल्टर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, सारे के सारे सिंड्रोम हुए पड़े हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये सारे पड़े हैं। मतलब एक तरीके से उसका क्रोमोसोमल विकार है। तो उस कंडीशन में उस बच्चे को सरकार एमटीपी करने की परमिशन देता है, क्योंकि ऐसा बच्चा अगर पैदा भी होता है तो 1 साल 1.5 साल यही जिंदा रहेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ज्यादा दिक्कत है। मातृ स्वास्थ्य को खतरा, ऐसा कंडीशन आ जाए कि माँ बचेगी या बच्चा, तो उस कंडीशन में बच्चे को, जैसे एक्टो प्रेगनेंसी, याद है ना, एक्टोपिक बताया था ना 2nd चैप्टर में। तो एक्टोपिक का मतलब क्या था कि फैलोपियन ट्यूब में बच्चा ठहर जाना। अब फैलोपियन ट्यूब अगर फट जाएगा तो मदर तो मर जाएगी ना, जब माँ ही नहीं रहेगी तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। तो इस कंडीशन में भी गवर्नमेंट अलाउ करती है कि बच्चे को हम एबॉर्ट करा सकते हैं। हमारा है परिवार नियोजन की विधियां, अभी तक वही पढ़ रहे थे, लेकिन अभी क्या है, एक सिंपल सा मैं बोली थी ना फ्लो डायग्राम, तो फ्लो डायग्राम हम लोगों ने देख ही लिया है, आगे चलते हैं। हाँ देखिए, बाधा विधि, दूसरा जो था बाधा विधि, जिसको सर्जिकल मेथड कहते थे, बांध देते थे कट करके। तो यहाँ पे हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियां में होता क्या है कि ये प्रोजेस्टेरॉन, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे 2 चीजें बढ़ जाती हैं। एक तो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, और एक और था हार्मोन जिसका नाम था एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन। ये जो हार्मोन्स होते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों वो हार्मोन्स होते थे जो प्रेगनेंसी को ये दिखाते थे कि प्रेगनेंसी होगी। मतलब अगर ये हार्मोन्स बॉडी में रहेगा तो मेंस्ट्रुअल, ओवुलेशन, मेंस्ट्रुअल, ये सब डिस्टर्ब रहेगा। मतलब ओवुलेशन को यहाँ पे रोकना ही तो हमारा बाधा हुआ। तो यहाँ पे हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियां, माला डी, 72 पिल्स, ये सब चीजें आती हैं। जैसे माला डी हो गया, सहेली हो गया, डिपो प्रोवेरा हो गया, इसका इंजेक्शन लगता है, ध्यान दीजिएगा, ये डिपो प्रोवेरा का इंजेक्शन लगता है। अच्छा, एक चीज और जानिए, कभी भी कोई भी चीज के जो इंजेक्शन होते हैं, लाइक कोई डिजीज हो गया या फिर कोई भी इंजेक्शन, चाहे वो दुनिया का कोई भी रोग हो, उसमें सबसे पहला जो इंजेक्शन होता है ना, वो हमेशा हॉस्पिटल में लिया जाता है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये होते हैं कि हमारी जो बॉडी है बेटा, वो हर चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं खड़ी रहती कि हाँ हम ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे, हम वो भी। हो सकता है किसी चीज से एलर्जी हो, और अगर किसी चीज से एलर्जी हो जाएगी तो फिर अगर मान लीजिए कि आप किसी भी नॉर्मल घर पे लगवा रहे हैं, या फिर मान लीजिए किसी दुकान पे जाके बोले दवा की दुकान पे मुझे इंजेक्शन लगा दो, तो अगर वहां पे इंजेक्शन लगवाते हैं तो कहाँ तुरंत लेके जाएगा, क्योंकि इनका जो इफेक्ट, साइड इफेक्ट होता है बहुत फास्ट होता है। हॉस्पिटल में क्या होता है, ढेर सारे डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा कोई भी इंजेक्शन हो वो कहाँ लेना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बातें थी तो बता देनी जरूरी थी। ये हमेशा कहाँ लेनी चाहिए बेटा, हमेशा हॉस्पिटल में लेनी चाहिए। तो ये जो डिपो प्रोवेरा का इंजेक्शन होता है, इसमें होता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है। क्या होता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है। और ये हार्मोन्स बॉडी के अंदर अगर बढ़ जाता है तो फिर ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन में कमी आने लगेगी। ठीक है, फिर है नार प्लांट कैप्सूल अंतरारोपी। प्रोजेस्टेरॉन का कैप्सूल होता है जो 5 साल तक के लिए दिया जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी डिले होगी, मतलब यहाँ पे गर्भ नहीं ठहरेगा। अब देखिए, फिर से वही चीजें दोहरा लेते हैं। प्राकृतिक तरीके में हम लोग प्राकृतिक तरीके में पढ़ ही चुके हैं, पीरियोडिक, जिसमें कि हम कैलेंडर मेथड को पढ़ेंगे, गिनेंगे दिन कि कौन से दिन में ओवुलेशन हो रहा है, उस ओवुलेशन के दिन में जो है कि संभोग या
संवास नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे प्रेगनेंसी जो होगी वो डिले होगी। ठीक है, तो मासिक धर्म चक्र के दौरान यौन संबंध से बचना चाहिए। दूसरा, स्तनपान, ये किस लिए प्राकृतिक में आता है, क्योंकि ये बॉडी आपकी ये प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, तो स्तनपान, जब बच्चा लैक्टेशन, दूध को लैक्टेट करता है तो वहां पे जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है वो बढ़ता है, जिससे कि महिला में प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होते हैं वो हाई रहते हैं। और जब वो हाई रहेंगे तो ओवुलेशन ऑटोमेटिक डिले हो जाएगा, धीरे धीरे होने लगेगा या नहीं होगा। ठीक है, तो शिशु को स्तनपान कराने से गर्भधारण को रोका जा सकता है। अब ये नहीं कि एकदम परमानेंट हो गया कि हाँ मैम ने पढ़ाया ऐसा तो होता है, नहीं बेटा, ये सब किस्म ना जो प्राकृतिक मेथड होते हैं या कुछ बैरियर मेथड में भी जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, उसको भी फेल कर देता है जिसको आना होता है ना। ऐसा नहीं है, ये टेम्परेरी इसलिए बोला गया है क्योंकि हार्मोन्स बॉडी में किस बैलेंस में है ये हमेशा तो आप नाप के बैठे नहीं है। ठीक, तो इसलिए मैंने बोला इसको टेम्परेरी कहते हैं। यहाँ देखिए, बैरियर मेथड में बेटा शुक्राणु को अंडे से मिलने से रोका जाता है। उदाहरण, कंडोम यूज करते हैं पुरुष और महिलाएं दोनों, बताया है कैसा होता है। ठीक, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप, जो कल बताया था कि क्लास में एक जब हम लोग पढ़े थे सेकेंड, नर जननांग और मादा जननांग, तो उस क्लास में मैंने बताया भी था कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो वहाँ सर्वाइकल कैप लगाया जाता है जो सर्विक्स के एरिया को कवर कर देता है। सर्विक्स होता है बेटा ग्रीवा को कहते हैं। जब ऐसे अंडाशय था तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा था और लास्ट में योनि मार्ग था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्वाइकल कैप लगा देते हैं, जो सारी चीजें सर्वाइकल कैप में जाके इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स शुक्राणु को मार देते हैं, ऐसी दवाएं देखिए। अच्छा सुनिए, वर्ड को तोड़ना सिखा दे, है ना। स्पर्मी मतलब बेटा स्पर्म, है ना, और साइड मतलब सुसाइड, ऐसी दवा जो खुद को मार दे। तो मतलब ऐसे दवा जो स्पर्म को मार दे, स्पर्म खुद को मार रहा है ना इन दवाओं से, तो स्पर्मी साइड। नेक्स्ट है बेटा हार्मोनल तरीके, अंडाशय से अंडे को निकालने, अंडोत्सर्जन को रोकता है, शुक्राणु को मार्ग ही बदल देता है। हार्मोनल इंजेक्शन जब देंगे तो वहां पे क्या होगा, अंडा निकलेगा ही नहीं। जब अंडा नहीं निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, और जब निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण बनेगा ही नहीं, बच्चा बनेगा ही नहीं। उदाहरण, गर्भ निरोधक गोलियां जिसमें प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरन, एस्ट्रोजन के संयोजन से बनी गोलियां, ये दोनों हार्मोन्स को मिला के एक गोली बना दी जाती है, जिसको खाने के बाद जो अंडाणु होंगे वो बनेंगे ही नहीं या नष्ट हो जाएंगे अगर बने भी होंगे तो। गर्भ निरोधक इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे में भी क्या, हमेशा याद रखिएगा बेटा, आंख बंद करके याद कर लो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जब बढ़ेगा तो प्रेगनेंसी होगी, जब बढ़ेगा तो प्रेगनेंसी होगी। मतलब ये अंडाणु को बनने से रोकता है, क्योंकि जब एक बच्चा पेट में है तो 10 अंडे निकाल के वो करेगा क्या, जगह तो है नहीं फर्टिलाइजेशन का, तो इस वजह से उस समय रुक जाते हैं सारे प्रोसेस। ठीक, तो याद रखिए जब भी कोई बोले कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स कौन से हाई हो जाते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ये सब फीमेल हार्मोन्स हैं। एक और क्वेश्चन 1 नंबर का याद हो गया। गर्भ निरोधक इंजेक्शन में यही सारी चीजें होती हैं, बस इंजेक्शन के फॉर्म में होती हैं। इम्प्लांटेशन और वेजाइनल रिंग, हार्मोन जारी करने के लिए जो गर्भ धारण को रोकता है। वेजाइनल रिंग उस एरिया को कवर कर लेता है जिसमें कि सीमेन जिससे पास ऑन होगा, तो वहां से बाहर मतलब अंदर साइड नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए इंट्रायूटेराइन डिवाइस, IUDS बोलते हैं इसको, गर्भाशय के अंदर डाली जाती है। एक छोटी सी डिवाइस होती है, मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक टी टाइप, जैसे कॉपर टी, वैसी एक डिवाइस होती है जिसको अंदर हम लोग ऐसे होता है ना स्ट्रक्चर, ये गर्भाशय और ये ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो होता क्या है कि ये ऐसे जाता है, टी शेप का होता है, यहाँ और यहाँ रोक देता है। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन तो यही होना है ना, तो यहाँ नहीं हो पाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो कॉपर टी हो गया जो तांबा हार्मोन्स जारी करता है, शुक्राणु को अंडे तक पहुंचाने से रोकता है। अच्छा, तांबा एक ऐसा मेटल है जो कि क्या करता है, जो फर्टिलाइजेशन को रोकता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये तांबा भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सभी चीजों को रोकने के लिए। हार्मोनल कॉइल, ये होता है बेटा गर्भाशय के अंदर एक हार्मोनल डिवाइस लगाया जाता है जो गर्भावस्था को रोकेगा। कैसे, कौन सा हार्मोन्स बढ़ा देगा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा देगा, एस्ट्रोजन बढ़ा देगा। ठीक, और जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ये जो ओवुलेशन होने वाले हैं, एग निकलने वाले हैं, अंडा निकालने वाले हैं, वो अंडो उत्सर्जन को रोक देगा। ठीक है,
नेक्स्ट है सर्जिकल तरीके। इसमें क्या होता है बेटा कि शुक्राणु और अंडाणु जहां से निकलते हैं उनका मार्ग ही हम अवरुद्ध कर देते हैं, जिसमें पुरुष नसबंदी में वासा डिफरेंस को कट करके जोड़ बांध देंगे, है ना। महिला नसबंदी में बेटा ट्यूब और टोमी मतलब काटना, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब को काट देना, फैलोपियन ट्यूब को कट करते हो। वासेक्टोमी मतलब वासा डिफरेंस को कट कर देते हो, और फिर हम क्या कर देते हैं, उनको बांध देते हैं, मतलब उन पर टाके चला देते हैं, जिसकी वजह से उससे आगे चीजें नहीं जा पाए या बाद में उसका यूज ना हो, मतलब यूज इन द सेंस कि स्पर्म या एग आपस में मिक्स ना हो पाए। स्थायी विधियां में क्या हो जाता है बेटा, तो एक होता है शल्य क्रिया विधि, जिसमें बध्यकरण होता है, स्टेरिलाइजेशन होता है, जिसमें स्त्री या पुरुष का कोई स्थायी अंग, जैसे फीमेल है तो उसमें से यूट्रस को बाहर निकाल दिए, तो यूट्रस बाहर निकाल दिए तो बेबी कहाँ रुकेगा, रुकने की जगह ही नहीं है, ठीक। या अंडाशय जो होगा, अंडाशय किसी का पूरी तरह खराब हो गया तो उस विधि में भी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। पुरुष में क्या हो जाएगा कि हम ट्यूबेक्टोमी, देखिए स्थायी विधियों में ना ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी भी आता है, इसके अलावा यूट्रस को बाहर निकालने वाला प्रोसेस भी आता है, ओवरी को कट करके बाहर निकालने वाला इम्प्लांटेशन वाला भी आता है, ठीक है। इतनी चीजें याद रहेंगी, आपको याद रहनी भी चाहिए। यहाँ देखिए अब ध्यान दीजिए, पुरुष नसबंदी में क्या होता है बेटा, यहां से हम जब देख रहे हैं, ये देखिए ये जा रहा है आपको वासा डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्र वाहिनी या शुक्र नलिका, शुक्राणु नलिका, शुक्र नलिका। अब देखिए यहां से काटा गया है उसको, और वापस यहां से सिल दिया जाएगा, ठीक है। वापस इसको देखिए बांध दिया गया है, दिख रहा है, ये बांध दिया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी। और ये आप जान ही रहे हैं कि विषण कहलाता है। विषण के ऊपर छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं अधिविषण, ठीक है। तो अधिविषण हार्मोन्स निकालता है, वो हम लोग जब हार्मोनल पढ़े थे तब भी पढ़े होंगे, और ऐसे भी पढ़ेंगे कि 4S हार्मोन, फिर इमरजेंसी हार्मोन्स जिसको 3F हार्मोन्स कहते हैं, फ्लाइट, फ्राइट और फाइट, लड़ो, मरो या भागो, यही चीजें होती हैं। तो ये जनरली इस संबंध में होता है। ये स्क्रोटम दिख रहा है आपको, स्क्रोटम क्या होता है, थैले जैसा होता है जो उसको घेर के उसको टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यहाँ पे आप दिख रहा है एपिडिडाइमिस दिखेगा, यहाँ पे आपके जो सहायक ग्रंथियां होती हैं वो होती हैं। यहाँ से आगे चल के यहाँ पे शिश्न होता है और यहाँ पे मैथुन अंग होता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर हम लोग जब पढ़े थे सेकेंड चैप्टर तब भी देखा था। हालांकि आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, वन शॉर्ट वीडियो में आपको सभी चीजें याद दिलाई जा रही हैं। हनुमान जी को कहानी सुने थे ना, हनुमान जी भूल जाते हैं अपनी बातें, तो उनको जामवंत क्या करते हैं, याद दिलाते हैं कि याद करो तुम्हें उड़ना है लंका के उस पार। तो आपके लिए क्या है, बोर्ड एग्जाम लंका है भाई, उसको क्या करना है, ध्वस्त करके विजय प्राप्त करके आना है ना। इसलिए आपको चीजें याद कराई जा रही हैं। इसमें शल्य क्रिया द्वारा पुरुषों के विषण को के ऊपरी भाग में शुक्र वाहिनियों को काटकर इनके दोनों कटे हुए भाग को जोड़ दिया जाता है, ठीक। इसमें विषणों के बनने वाले शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। अब जब शुक्राणु ही बाहर नहीं आएंगे तो किससे भाई फ्यूज होगा, किससे वो संयुग्मन करेगा और कैसे करेगा निषेचन, ठीक। तो बच गया ना इंसान, मतलब यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ऐसे पुरुष द्वारा समागम करने पर भी स्त्री को गर्भ स्थापन नहीं हो पाता, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि बेटा ये सारी चीजें करने का मतलब ये नहीं कि वो समागम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका असर कुछ भी नहीं पड़ेगा, वो जो भी समागम की क्रियाएं या मैथुन की क्रियाएं हैं वो सब सही सुचारू ढंग से चलेंगी। बस इसमें क्या होता है कि जो शुक्राणु बनते थे उनको रोक दिया जाता है, जो शुक्राणु परिपक्व होते थे उनको रोक दिया जाता है, या शुक्राणु को मार दिया जाता है। बस यही काम होते हैं। बाकी फ्रुक्टोज वैसे का वैसे बनेगा, वो सीमेन, वो हार्मोन्स जो इरेक्टाइल फॉर्म में इरेक्शन देते हैं, जो मैथुन की क्रिया को संपन्न करते हैं, वो सारे हार्मोन्स बनेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे युग्मक को खत्म किया जाता है ताकि वो फ्यूजन ना कर सके। क्लियर। महिला नसबंदी में क्या किया जाता है बेटा, ये याद करिए, यूट्रस वाला एरिया जिसको गर्भाशय कहा गया, ठीक। ये दिख रहा है सर्विक्स जिसको बोला गया ग्रीवा, ठीक है। ये ग्रीवा है जिसको सर्विक्स कहा गया, इसी में सर्वाइकल कैप लगाया जाता है, ठीक। और ये है जो हम लोग यूटेराइन डिवाइस लगाते थे, ये यूट्रस है जहाँ पे कॉपर टी ऐसे ले जाके ऐसे फिट कर दिया जाता था, ठीक। यहाँ से गया है फेलोपियन ट्यूब जिसको हम यहाँ पे देखिए यही फ्यूजन होता है, यहीं पे कट करके और फिर जोड़ देते हैं, ठीक है। और जोड़ देते हैं जिसकी वजह से एग फ्यूज
नहीं कर पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा। ये भी शल्य क्रिया है भैया, बिना सर्जिकल तो नहीं कर सकते ना, बिना डॉक्टर के नहीं कर सकते। स्त्री दोनों ओर की गर्भाशय नलिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एक महीने एक नली से एग आता है और दूसरे महीने दूसरे नल से। तो अगर हम पता चला एक ही कट की है तो दूसरा वाला तो फ्री है ना, पता चला पहले मंथ नहीं प्रेग्नेंट हुई, दूसरे मंथ हो गई, तो इसलिए दोनों को कट करके दोनों को जोड़ा जाता है। इसमें अंडाशयों में बने अंडे गर्भाशय नलियों में नहीं आने पाते। भाई कट गया और जोड़ दिए गया तो वहां से कहाँ से पास होगा? फलतः स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती, किंतु माहवारी चक्र सामान्य रूप से चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि माहवारी में क्या होता है कि जो एग होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आगे, मतलब एंडोमेट्रियम जो वॉल होता है वो टूटता है, कार्पस ल्यूटियम टूटता है, तो वो जो होता है वो अलग चीज है, वो पहुंचती रहती है, फ्लो बना रहता है। बस यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, जहाँ पे एग फ्यूजन होता है वहां पे कट करके हम लोग क्या कर देते हैं, एग का जहाँ पे संयुग्मन होता है वहां पे कट करके जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिल पाते। ठीक है, और इसका ऑपरेशन कैसे होता है? तो लैप्रोस्कोपी आजकल बहुत दूरबीन विधि से किया जाता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पहले से जमाना बहुत बदल चुका है। ठीक है, अब देखिए स्पेशल पॉइंट क्या है। तो चीन में सिलिकॉन का एक ऐसा वैक्सीन तैयार किया गया है जिसे पुरुष की शुक्रवाहिनी में लगा दिया जाता है। जैसे महिलाओं में बहुत सारा कॉपर टी, फिर क्या बोलते हैं यूटेराइन डिवाइस, ये सब बने हैं, वैसे आजकल चीन में भी सिलिकॉन की मशीनें तैयार की जा चुकी हैं, जिनको छोटे छोटे डिवाइस जिनको तैयार किया गया, जो कि मेल नर जनन, मतलब नर जनन अंग में भी लगाकर रोका जा सकता है शुक्रवाहिनी को शुक्राणु निकालने से। ठीक है, इसमें शुक्राणुओं को बाहर निकालना बंद हो जाता है। बोले ना दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, आज के जमाने में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि बच्चा नहीं हुआ तो दुनिया खत्म, आजकल वो भी तुम, मतलब आप जैसे डॉक्टर जो आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, है ना, बायो वाले ही तो बनते हैं, तो आप जैसे डॉक्टर आगे चल के और कुछ नया खोजेंगे। अभी जो डॉक्टर चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा किए हैं, तो पहले से ना बायो वाले दुनिया को बहुत बदल चुके हैं। मतलब अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बायो है, बायो के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है। यहाँ देखिए चिकित्सीय सगर्भता समापन, टर्मिनेशन, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म बताए थे ना, MTP। ठीक है, ये अभी बात की है कि अनचाहे जो गर्भ होते हैं उनको स्वेच्छा से अपने बाहर निकालने के लिए हम सरकार से अनुमति लेते हैं, सरकार यानी कानून से अनुमति लेते हैं, और कानूनन हम ये काम करते हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सन 1971 में इसके लिए एक कानून बना कि दुरुपयोग ना हो, मतलब बार बार प्रेग्नेंट हो रहे, बार बार एबॉर्शन हो रहा है, बार बार प्रेग्नेंट हो रहे, बार बार एबॉर्शन हो रहा है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए 1971 में एक कानून बनाया गया कि सगर्भता कंप्लीट, मतलब समापन को अपनी स्वेच्छा से हटाने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी? कानूनन, कोर्ट में जाके आपको इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। इन प्रतिबंधों का मूल उद्देश्य क्या है बेटा? गैर कानूनी रूपों से मादा भ्रूण हत्या को रोकना, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड ज्यादा होने लगे थे, जो मादा भ्रूण थे उनका ज्यादा समापन होने लगा था। इस वजह से इन सभी को रोकने के लिए ही ये सब कार्यक्रम चलाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम देख रहे हैं ना, ये सब इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि बेटियों की कमी होने लगी थी। ठीक, और जब बेटियां कम होंगी तो बहुएं कहाँ से उतरेंगी? तो ये सारी चीजें ना किस लिए सरकार चला रही है? ताकि एक सुचारू रूप से आपका देश उन्नति करे। देखिए अब उपभेदन या एमनियोसिंथेसिस, ये बोलते हैं बेटा, इसमें बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, बताए थे, इसको भी बता दिए, फिर दोहरा रहे, समझ लीजिए कि जब कभी भी बच्चा होता है तो वो एक थैले में रहता है, ये जहाँ पे द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव। ठीक है, नियोटिक द्रव। ठीक है, तो इस द्रव में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम को इंजेक्शन के जरिए निकालते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं। XX है तो मेल, सॉरी फीमेल, XX है तो बेटा मादा, ठीक, और XY है तो नर। ये पता करके जो मादा होती थी उनको मार दिया जाता था, मतलब फीमेल फिटिसाइड ज्यादा होने लगा था, जो मादा भ्रूण थे उनको खत्म करने का कार्यक्रम ज्यादा चलने लगा था। तो इसलिए क्या किया गया कि इस पर भी बैन लगा दिया गया, और बैन लगाया गया तो जो सरकार थी इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करने लगी, जेल भेजने लगी, लाइसेंस रद्द करने लगी। अब देखिए होस्ट
मदरिंग या परपोषी मातृत्व, जिसको बोलते हैं सरोगेटिव माँ, बहुत आजकल सीरियल्स में बहुत दिख रहे हैं सरोगेटिव, तो आप समझ ही रहे होंगे सरोगेटिव जो किसी और का बेबी अपने पेट में रखता हो। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में ऐसी होती हैं जिनका गर्भाशय स्वस्थ नहीं होता है, बच्चे को कंसीव करके रखने में सक्षम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या किया गया है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उधार का गर्भ, ठीक है, या उधार की कोख, ठीक, मतलब किसी और का बच्चा अपने पेट में रखना ही क्या हो जाएगा, सरोगेटिव माँ हो जाएगी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि उस माँ का क्रोमोसोम पहुंचा है, लैब में कराया जाता है। सबसे पहले मेल जो असली पापा होंगे उनका यहाँ पे स्पर्म लाया जाएगा, ठीक है, और जो असली मम्मी होगी उसका एग लाया जाएगा, उन दोनों को फ्यूज कराया जाएगा बेटा, और उसको बनाया जाएगा यहाँ पे जाइगोट। ठीक है, युग्मक, देखिए ये नर युग्मक लाया जाएगा, नर, और ये मादा युग्मक लाया जाएगा, और यहाँ बनेगा युग्मनज, युग्मनज। अब युग्मनज जो होता है वो क्या होगा आगे चल के बेटा, मरूला, ठीक है, और मरूला से बनेगा ब्लास्टूला। ठीक है, हिंदी में भी यही कहते हैं, ये मत क्या ना मैम इंग्लिश ज्यादा बोल रही है, हिंदी में भी बेटा मरूला को मरूला बोलेंगे, ब्लास्टूला को ब्लास्टूला बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला जब बनाता है तो इसको फिर जो सरोगेटिव माँ होती है उसके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक, जब स्थानांतरित हो जाता है, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, तो बच्चा डिलीवर होके जो असली माँ बाप होते हैं उनको दे दिया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें ना एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होती है कि कोई पलटे ना या फिर कोई उस पर अपना अधिकार न जमाए। इस विधि में अंतः पात्र निषेचित प्राक भ्रूण, भ्रूण मतलब जो प्राकृतिक होगा, वास्तविक माता की जगह एक अन्य सरोगेटिव माँ की धायत्र माता, जिसको हम बोल सकते हैं फॉस्टर मदर, मतलब उधार की मदर, ठीक है, में आरोपित कर दिया जाता है। धात्रेय माता जो होती है, यह भ्रूण जन्म तक अथवा अस्थायी रूप से निश्चित समय तक वर्धित होता है, मतलब एक समय तक उसको दिया जाता है। ये नहीं कि भैया तुम पैदा किया और जिंदगी भर तुम साथ रहोगे, ऐसा नहीं। उन बोले ना कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि आप इतने महीने इतने साल तक रहेंगी। ठीक है, हो सकता है कि 9 महीने के बाद 6 महीने और दूध पिलाने के लिए उसको रखा गया हो। ठीक, इसमें पश्चात भ्रूण को पुनः मूल माता में अथवा अन्य किसी स्त्री में आरोपित कर दिया जाता है। ठीक, इस तकनीक का प्रयोग उन स्त्रियों में लाभदायक होता है जिनमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। मैंने अभी बोला ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मंथ तक माता जो होती है भ्रूण को रख पाती है, तो उस कंडीशन में भी ऐसा किया जाता है कि कुछ महीने तक भ्रूण वहां पे है, जब थोड़ा डेवलपमेंट हो गया तो वहां से निकाल के किसी और माँ के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बताया ना, आजकल जो बायोलॉजी वाले हैं ना वो जुम करके उड़ रहा है ना, मतलब उनका जो दिमाग है बहुत तेज चल रहा है। पहले के समय में लोग रोते थे कि हमें बच्चे नहीं है, हमें बच्चे नहीं है, क्या करें, जिंदगी 1 से 10 शादियाँ 20 शादियाँ, वो सारे टेंशन बायो वालों ने खत्म कर दी। अब कुछ साल बाद ऐसा आएगा कंडीशन कि बायो वाले इतना ज़्यादा डेवलप कर जाएंगे कि लोग आएंगे और बोलेंगे मुझे ऐसा बच्चा चाहिए। अच्छा ठीक है ऐसा बन जाएगा। कोई बोलेगा अच्छा ये वाला बच्चा कितने में बनेगा, ये वाला सिस्टम कर देंगे। तो ये सब बायो वाले की देन है कि नई नई तकनीकें लेके आ रहे हैं, नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं। हाँ, उसमें साथ देते हैं कौन, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले, क्योंकि बिना इक्विपमेंट के तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। और इक्विपमेंट कौन बनाएगा, जो तकनीक ला रहे हैं उनमें हेल्प कौन कर रहा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखेंगे। अब समझ रहे हैं साइंस कितना जरूरी है और साइंस कितना अच्छा है। तो साइंस को जीना सीखिए, ना कि बस हवा में पढ़ना। आगे देखिए, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक और ART ऐसे पूछता है। ART से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ART से आप क्या समझते हैं तो बोलिएगा। A मतलब असिस्टेड, R मतलब रिप्रोडक्टिव और T मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब सहायक। असिस्टेड मतलब सहायक, बोलते हैं ना असिस्टेड टीचर मतलब सहायक टीचर। तो जनन मतलब रिप्रोडक्शन और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो यह उत्कृष्ट तकनीक है, ये बहुत ही डेवलप तकनीक है जिसमें कि दंपति जो होता है, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, उन दंपति की बात हो रहा है, उनका जो बद्धता निवारण मतलब जो उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब है उसको सही करने का तकनीक है ये। ठीक है, तो इसमें ये जो दिख रहा है ना आशा की किरण, ये वो तकनीक है ना जो उन दंपतियों जो माँ बाप नहीं बन सकते उनमें एक आशा की किरण है।
ठीक है। इसके अंतर्गत हम उन दंपतियों का इलाज करते हैं और इलाज के बाद फिर उनको संतान उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे इसमें IVF, IUI ये सारे प्रोसेस करके किसी न किसी उसको माँ बाप बनाने का तरीका खोजेंगे। इसी को बोलते हैं ART। समझ में आया बेटा? आशा करते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं भी आ रहा होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेगा। और चाहे बेटा क्लासेस जो भी आए आप उसको ध्यान से समझिए, पढ़िए, चाहे वो वीडियो हो चाहे कुछ भी हो, उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये एग्जाम टाइम आ रहा है आपके सर पे और हर किसी को ये उम्मीद होगी कि हम 100 नहीं तो 90 प्लस रहे। तो बेटा मैंने कई बार कॉपी चेक किया, 100 में से 100 भी उठता है। आप बस अपने से पूरा कोशिश करेंगे, अपना पूरा 100% देंगे। ठीक, अंतर देख लेते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे चार्ट बना है और सारा नोट्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। देखिए, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है? मैंने बोला ना, IVF आता है, ET आता है। ठीक है, IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अंदर फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। ठीक है, अब देखिए IUT एक होता है जिसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है बेटा, जिफ्ट। देखिए ये सारी चीजें मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एक नंबर में ना आपको फुल फॉर्म पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप वर्ड से याद रखिए, जेड दिख रहा है, जाइगोट हो गया, I फॉर इंट्रा हो गया, F फॉर फेलोपियन हो गया, और ये दिख रहा है T मतलब ट्रांसफर। जिफ्ट, यहाँ पे गिफ्ट हो गया, वहां पे जिफ्ट था, यहाँ गिफ्ट हो गया। G मतलब गैमेट हो गया, दिख रहे एक। जब हम जाइगोट के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा एकदम, जब हम युग्मनज बनाकर किसी स्त्री के यूट्रस तक ट्रांसफर कर रहे हैं तो बेटा उसको कहते हैं हम लोग फेलोपियन ट्यूब तक। सॉरी, यहाँ पे जब हम किसी स्त्री में फेलोपियन ट्यूब यानी जो अंडाणु नली है, या उसको हम बोल सकते हैं फेलोपियन ट्यूब को, या देखिए यहाँ पे होगा ना, जो हमारे पास एग जहाँ पे रिलीज करना है, जहाँ पे यहाँ पे फ्यूजन होना है गैमेट का, वहां तक हम पहुंचाते हैं फेलोपियन ट्यूब तक। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जाइगोट फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा तो रहे हैं लेकिन किस फॉर्म में? युग्मनज के रूप में। ठीक है, युग्मनज के रूप में कहाँ पहुंचा रहे हैं? तो अंडवाहिनी में, जहां पे अंडवाहिनी यानी अंडाणु नलिका जहां पे एग आ रहा है वहां पे पहुंचा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जिफ्ट। और किस फॉर्म में? तो याद रखिए युग्मनज, जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है जाइगोट इंट्रा, मतलब बाहर से अंदर भेज रहा है, अंदर की साइड, इंट्रा फेलोपियन ट्यूब, वहां पे भेजते हैं किस फॉर्म में? जाइगोट। तो हम बोलते हैं उसको जिफ्ट। गिफ्ट कब बोलेंगे बेटा? जब हम, देखो आप ध्यान देना कि फेलोपियन ट्यूब कोई छोटा सा नहीं है, फेलोपियन ट्यूब यहाँ से यहाँ तक है। अब यहाँ हो सकता है कि गैमेट जाए, फिर गैमेट मिक्स होते होते यहाँ आके फर्टिलाइज हो, या हो सकता है कि यहाँ पे एग जो है वो यहाँ भेज दे जहाँ पे कि जाइगोट के फॉर्म में बनना है। ठीक, तो दोनों प्रोसेस अलग अलग है। एक तो जहाँ पे एग है वहां भेज रहे हैं अगर, तो उसको हम लोग बोल देंगे गैमेट। ठीक है, मतलब वहां तक भेज रहे हैं जहां पे एग है, और जहां पे हम बाहर एग को निकाले लैब में और लैब में उसको मिक्स किए और भेजे कहां तक? तो हम भेजे फेलोपियन ट्यूब में जहां पे कि स्थायी रूप से फ्यूजन होता है, तो उसको बोल दिए जिफ्ट। जिफ्ट, गिफ्ट, जिफ्ट, गिफ्ट, याद रखिएगा। गिफ्ट मतलब गैमेट, जिफ्ट मतलब जाइगोट। गिफ्ट मतलब गैमेट और जिफ्ट मतलब जाइगोट। और दोनों कहाँ पे होना है बेटा? इंट्रा फेलोपियन ट्यूब में। एक नंबर का पूछता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा भी है। भ्रूण को 32 कोशिका यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में भेजते हैं। कब? जब हम जिफ्ट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और 8 सेल के रूप में कब भेजते हैं बेटा? जब हम गिफ्ट करते हैं किसी को। गिफ्ट करेंगे गैमेट तो 8 सेल, जिफ्ट करेंगे तो 32 सेल, याद रहेगा। यहाँ पे देखिए IVF क्या है? कल्चर माध्यम से मादा अंडे को पुरुष के शुक्राणु से संयोग कराया जाता है। इस प्रकार का जाइगोट कोशिका विभाजन शुरू होने पर भ्रूण स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। मतलब सब कुछ बाहर होगा लैब में, मेल से गैमेट लाए, फीमेल से गैमेट लाए, लैब में बनाए मस्त, और लैब में बना के फिर जब मस्त एकदम ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो उसको ट्रांसफर कर दिया फीमेल के यूट्रस में, तो वहां पे बन गया बेटा IVF। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब तक अगर फर्टिलाइजेशन मतलब इन विट्रो बाहर लैब में करके फिर हम भेज रहे हैं वहां पे डायरेक्ट उसको इम्प्लांटेशन के लिए, उसको बोलते हैं बेटा IVF। और यहाँ पे क्या होगा?
आईयूटी में बेटा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, हम सीधे यूटरस में इम्प्लांटेशन के लिए भेज रहे हैं, मतलब गर्भाशय में भेज रहे हैं। लेकिन इन दोनों में हम बेटा कहाँ भेज रहे हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में भेज रहे हैं। ठीक है, अंतर याद रहेगा। AIT का मतलब होता है, A मतलब आर्टिफिशियल, I मतलब इंसेमिनेशन और T मतलब टेक्निक। ये तो गाय भैंसों में बहुत देखा जाता है कि सीमेन लिए और जो है कि आर्टिफिशियल ढंग से प्लास्टिक एसिड पहन के पाइप के जरिए उसके यूट्रस तक हम पहुंचा दिए सीमेन को, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब वहां तक पहुंचाना, और आर्टिफिशियल मतलब हम कृत्रिम तरीके से इस चीज को कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पति या डोनर जो भी जिसका शुक्राणु हमें पहुंचाना है, स्त्री के योनि के गर्भाशय तक कृत्रिम विधि मतलब इंजेक्शन के थ्रू हम पहुंचा देते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इक्सी बेटा, इक्सी एक प्रोसेस होता है जिसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ध्यान रखिएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक इंजेक्शन जैसी पतली सी सुई होती है जिसमें कि हम क्या भरते हैं, मेल गैमेट को भरते हैं, और मेल गैमेट को भर के फिर हम देखिए सीधे किस तक पहुंचाते हैं बेटा, तो अंडे तक पहुंचाते हैं। और इस कंडीशन में यही एक कंडीशन होता है जिसमें आजकल ना बहुत फास्ट हो रहा है। इक्सी में बेटा मेल और फीमेल पहले ही छांट लिया जाता है, कौन सा बच्चा चाहिए, मेल चाहिए फीमेल चाहिए, ये वाला सिस्टम। तो एक्सी जो होता है इसमें आप स्पर्म को, जो अच्छे स्पर्म होंगे उनको अलग करेंगे और फिर उनको कहाँ तक भेजेंगे, फीमेल के एग तक फर्टिलाइज करने के लिए। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं, इसको बाहर भी कर सकते हैं अंदर भी कर सकते हैं, मतलब फीमेल के अंदर भी भेज सकते हैं और हम बाहर भी करते हैं, ज्यादातर लोग लैब में ही करते हैं। ठीक, नेक्स्ट फुल फॉर्म है ना, याद रहेगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF को कहते हैं। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर किसको कहते हैं बेटा, गिफ्ट को। ठीक, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर किसको कहते हैं, गिफ्ट को। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन किसको कहते हैं, एक्सी को। ठीक है, एक्सी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसको कहते हैं बेटा, AIT को। ठीक है, और ये हो गया थैंक यू, मतलब क्लास खत्म। ठीक है, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्लास, और अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बाकी लोगों को भी जोड़िए जो बहुत पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।